साथियों, समाजवादी से प्रधानमंत्री का अर्थ समाजवादी पार्टी से नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जिस समाजवाद की बात कही थी, आर्थिक समाजवाद, शैक्षणिक समाजवाद, प्रजातंत्रीय समाजवाद, उसको मानने वाले और उस विचारधारा पर चलने वाले लोगों से और उनके अनुयायी जिस पार्टी में हो, उन पार्टियों को इकट्ठा लाकर प्रधानमंत्री बने। और बाबा साहब आम्बेडकर जी का एक बहुत ही मशहूर कोटेशन है कि देश को सही कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में अगर ले जाना हो तो प्रधानमंत्री से भी ताकतवर आपका विरोधी पक्ष का नेता होना चाहिए। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यहां पर है कि विरोध ही नहीं है। ये विरोध करने की ताकत तो निश्चित ही बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों में है, उनकी आदर्श नीति पर चलने वाले पार्टियों के लोगों में है, उनके कार्यकर्ता में है। और यहां से अगर अपोजिशन का लीडर बनता है तो हम नदी का प्रवाह जो हमेशा रेशिमबाग की तरफ मुड़ता है, हम दूसरी बस्तियों की तरफ मोड़ सकते हैं, इसे दूसरे गांवों की तरफ मोड़ सकते हैं। साथियों, हम जिस बारूद के दहाने पर हैं वो हम लोगों को इस मौके पर समझना पड़ेगा। बड़े बड़े व्यक्तित्व आए हैं, वो रखेंगे बात कि मंडल आयोग जैसे आया, इस देश की तमाम धर्मांध, सांप्रदायिक, पूंजीवादी, वर्ण वर्चस्ववादी सभी धर्म की, केवल आरएसएस की नहीं, हम बार बार कहते हैं कि 3% ऐसी ही व्यवस्था नहीं चलाते हैं। वो हर धर्म में, हर समाज में, हर वर्ग में अपने 3% के प्रतिनिधि तैयार करते हैं। और इस तरह जो एक मुसलमानों में उनकी विचारधारा को लेकर चलने वाला वर्ग, एससी एनटी में उनके विचारधारा को लेकर चलने वाला वर्ग, ओबीसी में उनके विचारधारा को लेकर चलने वाला वर्ग, ब्राह्मणों में उनके विचारधारा को लेकर चलने वाला संपूर्ण वर्ग, मराठाओं में उनके विचारों पर चलने वाला वर्ग, 18 पगड़ जाति जमाती में उनके विचारों पर चलने वाला वर्ग, ऐसे वर्गों को साथ में लेकर वो सत्ता चलाते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुस्लिम होने के नाते मैं आपको जानता हूं कि आरएसएस के लोग हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। आज भी हमारा चर्चा का विषय था। हमने 2001 में किताब लाई कि मुस्लिमों का ब्राह्मणवाद कैसा है, और उसमें हमने लिख दिया कि मुसलमानों में जो चतुर्वर्ण है उसमें ऊपरी क्लास ये पूरी तरह ब्राह्मणी क्लास से हाथ मिलाकर चलता है। उसे फिक्र नहीं है गरीब मुसलमान मरे या जिए। यही मानसिकता हर वर्ग में आज बैठ चुकी है। एससी का सत्ता में बैठा हुआ आदमी ये नहीं जानता कि भीमनगर का मरे या जिए। ओबीसी में बैठा हुआ पूंजीपति, सत्ता में बैठा हुआ पूंजीपति ये नहीं जान रहा है कि किसान मरे या कहीं भी जाए, सत्ता में बने रहने के लिए आरएसएस की शर्तों को मानकर वो आरएसएस का प्रतिनिधि बना हुआ है। इनको कैसे हम निकाल सकते हैं? ये नगराड़ी जी की लाइन ऑफ एक्शन है। 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो कितने परसेंट पर आई? 32% है। 2019 में जब सरकार आई तो 2% बढ़ी है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ी है। 34% अमूमन आगे पीछे पकड़ी है। यानी 66% हम लोग एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, हम लोग क्या एक्सेस पीपल हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं। आरएसएस की थ्योरी को जरा ढंग से समझिए ताकि इस संगोष्ठी का कुछ अर्थ हमारे पास में आए और हम अपने एक्शन मोड में कुछ अच्छी तरह से एक्टिविटी को रन कर पाए। आप लोगों की जरूरत नहीं है। इस देश के 66% लोगों की भाजपा को राजनीति में जरूरत नहीं है। इस बात पर अगर तय हो जाए तो आपको काम करने की जरूरत कहां है, यह महसूस होगा। देखिए, 34% पर वो चुनकर आते हैं, ये कंफर्मेशन उनको हो गया है। और वो जानते हैं कि 66% में बिखराव है, और जब तक ये बिखराव है और जब तक वो बिखराव को ताकत देते रहेंगे, जब तक अपनी योजनाओं से वो बिखराव बनाकर रखेंगे, 66% लोग उनके लिए एक्सेस पीपल है राजनीति में। इसकी जरूरत आरएसएस को, भाजपा को नहीं है।
और ये उन्होंने मुकम्मल कर लिया है। हम 2024 में फाइट करने जा रहे हैं। उन्होंने 34% हो सकता है 1-2% और वो बढ़ा ले, उन्होंने इतना वोट कंफर्म किया है। कैसे? इस देश में 15 से 20% के बीच पूंजीपतिवादियों का वोट है। इस देश में 15 से 20% सांप्रदायवादियों का वोट है। इस देश में 15 से 20% कारपोरेट जगत का वोट है। इस देश में 20% करप्शन से आए हुए लोगों का वोट है, और ये बीजेपी के कब्जे में है। इसे आप तोड़ नहीं सकते, ये कंफर्म है। वो इस बात पे कंफर्म है, इसलिए डंके की चोट पर वो यस्सियों को मार रहे, आदिवासियों को मार रहे, मुसलमानों को मार रहे, बुलडोजर चला दे रहे हैं, प्रजातंत्र के सारे की सारे संस्थाओं को उखाड़ फेंक रहे हैं, और बड़े हिम्मत से और आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि हम फिर चुनकर आएंगे। और 19 में वो चुनकर आए। यही बात अभी वो कह रहे हैं कि हम फिर चुनकर आएंगे। क्यों? कि 20% वोट उन्होंने कंफर्म किया है। जो मीडिया कभी इस देश की रक्षक हुआ करती थी, आज उनकी पूरी तरह गुलाम बनी हुई है। क्योंकि 2014 के बाद में मीडिया को दिया गया सरकार के तरफ से जो फंडिंग है, उसको देखना आप, करीबन 100 गुना बढ़ा हुआ है। 100 गुना। 2014 में सरकार के तरफ से जो ऐड दी जाती थी, सरकार के तरफ से जो अनुदान दिया जाता था, वो 100 गुना भाजपा ने बढ़ा दिया। मीडिया उनके तरफ से होगी। इस तरह 20% लोग उन्होंने कंफर्म किया है। बच्चे 15% हिंदुत्व के नाम से बेअकल लोग उनके पास में आराम से मिल जाते हैं, बहुत आराम से। इस तरह से 35% का उनका गणित है। हम 66% लोग 2024 में इनसे मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ये आज के संगोष्ठी का विषय है, और इस पर आप मार्गदर्शन करेंगे। आरक्षण का बड़ा गंभीर मसला था। संसद में दिया हुआ आखिरी भाषण डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे बात करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने एक बात बड़ी मस्त कही थी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जाने वाले संसद या विधायकों के सम्मति के बगैर इस देश में संविधान विरोधी, जनहित विरोधी कोई भी कानून पारित नहीं किया जा सकता। इतनी शक्ति रिजर्वेशन के नाम से मैंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन में डाल दी है। क्या मस्त है बाबा साहब आंबेडकर जी का उद्देश्य और कोटेशन, कि इस देश में पार्टी किसी की भी रहे, लेकिन एससी एनटी विजय इस आरक्षण से जाने वाले लोग जब तक गंभीर है, तब तक कोई भी सरकार जनहित विरोधी, संविधान विरोधी, जमहूरियत विरोधी कानून पारित नहीं कर सकती। नगराड़ी जी की दुख की बात यह है कि 160 एससी एनटी विजय के रिजर्वेशन में से गए हुए खासदार सपोर्ट कर रहे भाजपा की सारी क्या सारी अनपार्लियामेंट्री एक्शंस को। यह हमारा चिंता का विषय है आज का। मतलब बाबा साहब आंबेडकर जी ने पॉलिटिकल आरक्षण जिस उद्देश्य के लिए दिया था, आप गफलत में हो, संविधान बदलेंगे। आप बहुत उद्वेगना से भर जाते हो, गुस्से से भर जाते हो कि ये तो संविधान बदल डालेंगे, हम तो इनको काट डालेंगे। जी नहीं, उन्होंने संविधान बदला, खासगीकरण किया, संविधान बदला नहीं बदला, संवैधानिक तरीके से ये किया। उन्होंने नई शिक्षा नीति लाई, आपके सार्वजनिक शिक्षा को उद्ध्वस्त कर दिया, संविधान विरोधी काम किया नहीं। उन्होंने संसद में बैठ के संविधान के चौखट में ही यह सब किया। और आगे भी वो जो करने जाएंगे, आप उसको संविधान विरोधी भाषणों में बोल सकते हैं, वो कानून के दायरे में ही कर रहे हैं। बाबा साहब ने यही चेक बैलेंस के लिए रिजर्वेशन से आरक्षित पॉलिटिकल सीटों को भेजा था। इन सीटों पर आरक्षित जगह से हिंदू माइंडेड एससी एनटी विजो को चुनकर लाने का काम आरएसएस ने किया। ये आज के संगोष्ठी का सबसे गंभीर मसला है। मुसलमानांची तर वाटच लागली, त्यांना विचारूच नका, एकही खासदार नाही आहे। और गेम चेंज में मुसलमानों का कोई रोल हो नहीं सकता। आज की स्थिति तो उसकी ऐसी है कि वो पॉलिटिकल एरिया से बाहर हो गया है, क्योंकि बहुत सटीक रणनीति आरएसएस ने 1988 में बनाई। मंडल आयोग आने के बाद में हिंदुत्व को इस तरह से पेश किया, और एक एजेंडा सभी पॉलिटिकल पार्टी के स्टैब्लिश लीडरों का है, ये भी हमें नहीं भूलना है। एक एजेंडा
सभी पार्टी के स्टैब्लिश लीडरों का है सत्ता, संपत्ति, पावर। इसके लिए वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये कॉमन एजेंडा है सारे पॉलिटिकल लीडरों का, सारे पॉलिटिकल लीडर जो स्टैब्लिश है। वरना क्या बात है कि राहुल जी भारत जोड़ो के लिए निकले हैं और भारत तोड़ो पार्टी में 45% कांग्रेस से धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, संविधान के नाम पर जीत कर आए हुए खासदार बैठे हुए हैं भाजपा में। वो यहां से कूद कर वहां चले गए। भाजपा को पहले फेस में 2014 में जो ताकत मिली वो कांग्रेस से कूद कर गए हुए लोगों की मिली, वो समाजवादी से कूद कर गए हुए लोगों की मिली, वो बसपा से भी कूद कर गए हुए लोगों से मिली, जिनको आपने और हमने बाबा साहब की जय कहता है, महात्मा गांधी जी की जय कहता है, समाजवाद की बात करता है, प्रजातंत्र की बात करता है, बाबा साहब के कल्याणकारी कोटेशंस की बात करता है करके चुन के दिया। यही लोग 2014 में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए उनके अलंबरदार बने हैं। लिस्ट उठाकर आप देख लीजिए। राज्यों में भी यही हालत है। महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी, आप लिस्ट उठाकर देखिए, भाजपा की सरकार में राका और कांग्रेस से गए हुए 38% लोग हैं जो ऑलरेडी चुनकर आए थे इससे पहले, समाजवाद के नाम से ही, प्रजातंत्र के नाम से ही। हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये गंभीरता से आज की संगोष्ठी में आप तक पहुंचना चाहिए। इस तरह जो 1988 से हिंदुत्व का उन्होंने बागुल मतलब एक फंडा फेंका, तो हुई ये बात कि कांग्रेस भी कहने लगी इनका हिंदुत्व अलग है, हमारा हिंदुत्व अलग है। बात को गंभीरता से समझिए। आरएसएस की रणनीति बड़ी सटीक थी। आरएसएस ने पॉलिटिक्स के सेंटर पर हिंदुत्व को लाया और मजबूर कर दिया कि हर पार्टी का आदमी अपने आप को हिंदू साबित करने के होड़ में लग जाए, चाहे अच्छा या बुरा, सॉफ्ट या हार्ड। इसमें फुले अंबेडकरी आंदोलन की परिभाषाएं दब गई, इसमें समाजवाद की परिभाषाएं दब गई, इसमें किसान आंदोलन की भाषाएं दब गई, इसमें झोपड़पट्टी के आंदोलन दब गए, इसमें बाजारीकरण आ गया, सारी बातें दब गई। और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, नाम लीजिए आप एक एक, यहां तक कि केजरीवाल जैसा आदमी भी कहीं ना कहीं मैं हिंदू हूं साबित करने के चक्कर में पड़ गया। तो हुआ क्या, हमारे सारे इश्यूज आदिवासी के, मुसलमानों के, दलितों के, गरीब किसानों के जो रोजी रोटी के सवाल है वो पीछे हट गए और राजनीति में चुनकर आने का एक ही मुद्दा सक्रिय रहा सेंटर में। आप हिंदू हो या नहीं हो, इसकी पहली मार जो पड़ी वो मुसलमानों पे पड़ी। मुसलमान हिंदू नहीं है, पॉलिटिकल एरिया से बाहर हो गया। अब जो चुनकर आए हैं SC/NT में, वो इसी बिना पर चुनकर आए, एक तो अपने आप को हिंदू कहे या हिंदुत्ववादी सरकार का समर्थन करते रहे। ये चैलेंज है 2024 का। अब कैसे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इस पर विचार मंथन और होना चाहिए। आज आरक्षण पर आन बनी है। इकोनॉमिकल ट्रिब्यून में रिव्यू आया है प्राचा साहब, अभी एक 8-10 रोज पहले मैं पढ़ रहा था। उन्होंने आंकड़ों के साथ में एक बताया है, नीरज जी, आंकड़ों के साथ में एक बताया है कि जिस तरह से वो प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह कंपनी राज को लाकर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया, एक तरह से अलग पुलिस राज लेकर आया है, कंपनी को यह पावर दे दिया है कि वो अपना कोर्ट, अपनी पुलिस स्टैब्लिश करे। ये सारा हो गया है। रेलवे स्टेशन से लेकर सारे प्राइवेट हो चुके हैं। इस रिव्यू में कहा गया है कि इसी स्पीड से ये बढ़ते रहेंगे तो 2023 के अंत तक ये 80% अंडरटेकिंग गवर्नमेंट्स कंपनियों को बेच चुके होंगे। आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाना है। 10% सवर्णों का आरक्षण दिया, आरक्षण खत्म हो रहा है, लेकिन सवर्णों को आरक्षण दिया। इनकी थ्योरी हम समझे कि इनको सिर्फ 35% लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है। संडास यूं ही नहीं बनाए जाते। खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, शिक्षा के लिए कुछ नहीं देंगे, पेट में हो या ना हो, लैट्रिन को कैसा जाएगा ये नहीं सोचेंगे, लेकिन संडास देकर 5% वोट कंफर्म कर लिया। जरा गंभीरता से सोचना, बहुत सस्ता सौदा था। संडास बांधने के लिए एक 8-10 हजार रुपए लगते हैं। भाजपा से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर को दिया, एक संडास लाखों रुपए का बचा, लेकिन जिसको संडास मिला उसने ठप्पा मारा। जो बचे हुए 10%, 12% वोट, इनको हिंदुत्व के नाम से कंफर्म करना है, ये ऐसे कर रहे हैं। और ये हमारे भाषणों से टूटने वाली नहीं है ये श्रृंखला।
इसे प्रैक्टिकल मोड पर कैसे ले जाएंगे, ये नगराडे साहब का और आज के सबका मान्यवरों का चिंता का विषय है कि हम प्रैक्टिकल मोड पे इसे कैसे चेंज कर पाएंगे। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस ने 1988 के बाद में और एक फ्रंट खोला है, वो है शुद्ध मुस्लिम विरोध। साहब जी, मेरा अनुभव यह है, कांग्रेसी मुसलमानों के बारे में कहने से बचते मैं सोच सकता हूं, शिवसेना वाले मुसलमानों से कहने से बच सकते मैं सोच सकता हूं, मैंने कई आरपीआई वालों को भी मुसलमानों के बारे में कहने से बचते हुए देखा। बहुत खतरनाक मुंह है। एक पूरे समाज को अगर आइसोलेट कर दिया जाए, जो कहीं ना कहीं बाबा साहब का मिलिटेंट रहा है, इस देश में फुले का मिलिटेंट रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले को जब घर से निकाल दिया जाता है तब मुस्लिम उसे सहारा देता है। महात्मा ज्योतिबा फुले को चौथी क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है धर्म के नाम से, तब मुसलमान गफ्फार मुंशी बेग हाथ पकड़ के कॉटन मिशन स्कूल में महात्मा फुले को दाखिल करवाता है, फीस भरता है, पेटी ले जाकर देता है। तब सावित्रीबाई फुले अपनी कविता लिखती है कि न होते गफ्फार मुंशी और क्या नाम उनका अंग्रेज लिजिट साहब, तो ज्योतिबा महात्मा ज्योतिबा झाला नसता, ये लिखती है। गोलमेज परिषद से लेके मिलिंद कॉलेज की स्थापना तक मुसलमानों ने जितना भी हो सके इस देश में बाबा साहब आंबेडकर जी को मदद की है। चौधार तलाव के आंदोलन में जमीन मुसलमानों ने दी, खड़े रहे। मुझे वेठी का आंदोलन याद आता है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का अस्पृश्यता की पहली परिषद थी। जब उतरे वहां से कम 3 कोस 4 कोस टांगे से जाना था, बाबा साहब नीचे उतरते हैं, एक भी टांगे वाला मौजूद नहीं रहता है। ये मैं अपने हर भाषणों में कहता हूं। बाबा साहब साथी को कहते हैं कि मी तुला आधी पाठवलेलं होतं, सगळ्यांना बरोबर ठेव, टांगे वाला पण नाही, रिक्शा तो थे नहीं, टांगे वाला पण नाही, कुठं गेला? वो कहता है कि साहब सवर्णों ने मीटिंग ली और कहा कि जो बाबा साहब को टांगे में ले जाएगा उसके टांगे तोड़ देंगे, कोई टांगा वाला नहीं है। उतने में एक टांगे वाला आता है और कहता है कि बाबा साहब बैठो, मैं आपको छोड़ दूंगा। बाबा साहब पूछते क्या नाम तेरा? मेरा नाम इस्माइल है। बोले, जीवंत उदाहरण है। ऐसे मिलिटेंट मुस्लिम समाज को आइसोलेट करने की आरएसएस की रणनीति को ढंग से समझिए। इस देश में मुसलमान खत्म, इस देश में आदिवासी की ताकत नहीं है आरएसएस के विरोध में खड़े रहने की। हम बहुत गंभीरता से बात कर रहे हैं। इस देश में मुसलमान खत्म, यस्सी में ताकत नहीं है। भाषणों में कर लोगे, प्रैक्टिकल मोड में मुसलमान फाइट कर सकता है, ये वो जानते हैं। और कहां नहीं फाइट किया। जैसे बाबा साहब आंबेडकर जी के प्रदत्त नागरिकता पर बात आई, शाहीन बाग को लेकर मुसलमान खड़ा हो गया। जब जनता दल बना, मुसलमान ने देखा कि यह जनता दल जरूरी है आरएसएस और उसके पिट्ठुओं को हराने के लिए, पूंजीपतियों को हराने के लिए। पूरी ताकत से मुसलमान जनता दल में गया। कौन सा ऐसा मूवमेंट है जब मुसलमान उसके तरफ से खड़ा ना हुआ हो? यह आरएसएस जानता है। इसलिए सबसे पहले हमला आरएसएस मुसलमानों पे करता है। क्यों? कि आपको दबाने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरी पिक्चर हो नहीं सकती। तो यह आदिवासियों को भी समझना है। इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है आदिवासी। आज तुमड़ाम जी है हमारे मंच पर, बहुत काम है उनका। गोधरा से लेकर जितने भी बड़े बड़े दंगे हैं, सब दंगों में इंस्ट्रूमेंट बना है आरएसएस का आदिवासी। गोधरा में तो मैक्सिमम आदिवासी इंस्ट्रूमेंट बना। यानी आरएसएस की घुसपैठ कहां जा रही है और कहां तक चली गई है। और 2024 में हमें इनको सत्ता में नहीं आने देना है, तो क्या करना होगा, इसके लिए ये संगोष्ठी है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली से और बाकी जगह से आए हुए लोगों को हम सुने। हमारा उद्देश्य ये है, माइनॉरिटी, एससी, एनटी, विजय को साथ में आकर अपने अपने समाज के ब्राह्मणवादी और आरएसएस के विचारधारा पर चलने वाले लोगों को बेनकाब करना है। यह हमारा एजेंडा है। और जब तक हम बेनकाब नहीं करेंगे, तब तक पहलू खान मारा जाएगा रास्ते पर, बाकी समाज दहशत में आएगा, लेकिन शाहनवाज दामाद बनकर बैठेगा। ऊना में दलितों की चमड़ी निकाली जाएगी, दलित दहशत में आएगा, लेकिन मलाई खाते हुए रामदास आठवले बैठे रहेगा। जो बात है उस बात को गंभीरता से सुनिए। मराठाओं में भी यही हाल है। यानी हम चौहान करके खासदार है, शिवसेना के नाम लेने में कोई हरकत नहीं, क्योंकि अपनी कोई एजुकेशन सोसाइटी नहीं है, इसलिए ईडी नहीं बैठ सकती अपने पे। अपनी कोई कंपनी नहीं है तो 38 किताबें है, या तो पढ़ेगा या तो नहीं पढ़ेगा। तो चौहान खासदार है। हम उनको शिवाजी महाराज की जयंती थी, गलती से हमने बुला लिया था।
उनसे चर्चा के वक्त में मैंने बात छोड़ी, सर ये आप तो शिवाजी महाराज के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, और जब मैंने 15 मिनट बताया तो बोले ये तो हमें मालूम ही नहीं था. काय माहिती नव्हतं माहितीये का? अफजल खानाचा बॉडीगार्ड ब्राह्मण होता हे त्यांना माहिती नाही. ये उन्हें पता नहीं. उन्हें ये भी पता नहीं कि जिस अफजल खान की अतड़ियां निकाली वो जो वाघनगे है वो जमान नाम के मुसलमान ने भेजा था, ये भी नहीं मालूम. और ये भी नहीं मालूम कि बखरखार सदाशिव लिखते हैं कि शिवाजी महाराज का दी एंड हो गया था. सिद्धी जोहर के लढाई में शिवाजी महाराज घिर गए थे. वाचण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. अशा वेळेस आपल्या छातीचा कोट करून आणि आपल्या 3 पोरांची कुर्बानी देऊन मुस्लिम सरदार सिद्धी वाहवानं शिवाजी महाराजांना वाचवलं आणि आपल्या घोड्यासह रायगडावर नेऊन पोहोचवलं, म्हणून स्वराज्य स्थापन झालं. अगर मुसलमान लिखता तो हम बोल सकते थे कि साला मुसलमान ही ये लिखाऊंगा मुसलमान की तरफ से, गलती से वो चुट्टी वाला था लिखने वाला, म्हणजे ते प्रामाणिक है. उनसे पूछा मैंने, सर फिर आप ये हिंदुत्व की तरफ से? सिंपल बोले, देखो चैलेंज 2014 का प्राचे साहब, सिंपल बात बोले. कौन सी? अरे इधर का हिंदुत्व रहने दो, उधर का रहने दो, नदी के इस पार का रहने दो, नदी के उस पार का रहने दो, हम चुनकर कहां से आते वो हमारा है. व्हाट अ सिंपल लॉजिक. क्या चैलेंज है हमारे पास में? कोई विचारधारा ही नहीं इनके पास में. जब खेल सारा केवल चुनकर आने का है तो सारे पॉलिटिकल लीडरों का एजेंडा भी एक है, और हम इस एजेंडा के सबसे ज्यादा पीड़ित शोषित समाज है. उपाय है हम सब इकट्ठा है. समाजवाद पे चलने वाले लोग पार्टी पर नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं, गलतफहमी न हो जाए. काही लोकांचं चुकलं, मला फोन आले, म्हणजे ही पार्टी समाजवाद्याकडून ठेवण्यात आली आहे का म्हणे. अरे मैं बोला समाजवादी से यानी समाजवादी मुलायम सिंह यादव जी के पार्टी से नहीं बोल रहे बाप हम. आओ संगोष्ठी में सुनो बाबा साहब का समाजवाद कैसा है. गोलवलकर जी की बात निकली. 3 शत्रु है गोलवलकर जी की, और उसी दिशा में जा रहा है. घोषणा की है वी एंड आवर नेशन में 3 दुश्मन है हमारे. नंबर 1 मुसलमान, खत्म हो गया. अभी खत्म यानी जिंदा है, पॉलिटिकली खत्म हो गया. नंबर 2 क्रिश्चियन, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. तब था जब गोलवलकर ने लिखे थे, तब था, क्योंकि गोलवलकर की पूरी पीढ़ी ही क्रिश्चियन मशिनरी में पड़ी हुई है. जे आज ख्रिश्चनांवर हल्ले करतात त्या नालायकांना लाज वाटायला पाहिजे. तुमचे सगळे बॅरिस्टर गुरुकुलमध्ये नाही शिकलेत. हे सगळे गोखल्यांपासून सगळे बॅरिस्टर ख्रिश्चनांच्या शाळेत शिकलेत रे, तिथून झालेत हे. आणि आज तुम्ही त्या ख्रिश्चनांवर हल्ला करता, मुसलमानांवर हल्ला करता, मदरशांना म्हणता कि ये आतंकवाद के अड्डे. अरे तुम्हारा महात्मा गांधी से लेकर राजा राम मोहन राय, किस किस के नाम लू, मुंशी प्रेमचंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब मदरसे की पैदाइश है. विषय अलग है. इसलिए गोलवलकर जी ने तीसरा शत्रु जो कहा था वो 1956 में धर्मांतरित बौद्धों को कहा था. आदिवासियों को नहीं कहा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आदिवासी जागरूक होने से पहले ही हम उनके इलाके में अपनी शाखाओं की अच्छी अच्छी स्कूल डाल देंगे, और ये हनुमान भक्त हमारे पास में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा. ये उनको मालूम था. उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया है. तो ये चैलेंज है आज के विषय का. आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं. धन्यवाद.